हेलो मम्मी, आपने आज खाने में क्या बनाया है? बेटा वैशाली, मैंने तो आज खाना बनाया नहीं है। वो तुम्हारे पापा के फ्रेंड हैं, आज उनकी शादी की सालगिरह है तो वो होटल में पार्टी दे रहे हैं। हमने वहीं जाना है तो इसलिए आज कुछ बनाया नहीं। हाँ, एक बार तुम्हारी भाभी से पूछ लेती हूँ, अगर वो रात को डिनर पर बाहर नहीं जा रही तो रुको मैं पूछती हूँ। नीलू, तुम डिनर के लिए बाहर जा रही हो या फिर घर पर बना रही हो कुछ खाने का? मम्मी, मैं तो आज घर पर ही खाना बना रही हूँ। अरुण का मन था चाप खाने का तो आज घर पर ही ग्रेवी चाप बना रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप लोग तो पार्टी में जा रहे हो ना? हाँ, वो वैशाली पूछ रही थी कि मैं आज क्या बना रही हूँ। हेलो वैशाली, तुम्हारी भाभी सोया चाप बना रही है। चाप का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मम्मी, भाभी को बोलो ना प्लीज भैया के हाथ मुझे थोड़ी सी चाप भेज देंगी। यहाँ पर तो घिया बना है और आपको तो पता है मुझे ये तोरी घिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, अरुण ऑफिस से आएगा तो मैं बहू को बोल दूंगी, तुम्हारे लिए टिफिन में पैक करके भेज देगी। बस वैशाली को तो बहाना चाहिए हमारे घर से सब्जी लेने का। पता नहीं शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। खुद के ससुराल में अगर तोरी घिया बनता है तो यहाँ पर फोन करके दिमाग खराब करती है। वैशाली की शादी के बाद उसे पता नहीं था कि उसके ससुराल में हफ्ते में 4 दिन तोरी घिया ही बनता है। वैशाली के सास ससुर को तोरी घिया की सब्जी बहुत पसंद है। दिन में तोरी बनती है तो रात को घिया की सब्जी बन जाती है, पर वैशाली तो घिया तोरी की सब्जी देखकर ही मुंह बनाने लगती है। उसे तोरी घिया खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बात अब धीरे धीरे उसके ससुराल वालों को भी समझ में आने लगी है। नमस्ते आंटी जी, ये मम्मी ने वैशाली के लिए ग्रेवी वाली चाप भेजी है। अच्छा बेटा, आओ वैशाली बहू, तुम्हारे भैया आए हैं। अरुण भैया कैसे हो? मम्मी ने चाप भेज दी ना? मुझे पता था आप ऑफिस से आकर देने आ जाओगे, इसीलिए मैंने मम्मी को बोल दिया था। भाभी को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना और बोलना खाने में जो भी बढ़िया चीज बनाए वो मुझे जरूर भेज दिया करे। अरुण के जाने के बाद वैशाली उसी समय कटोरी भरकर सब्जी और रोटी कमरे में ले जाने लगी। वैशाली बहू, घर में सब्जी बनी तो हुई थी, तुमने आज फिर अपने मम्मी के घर से सब्जी मंगवा ली। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम सब्जी अपने मम्मी के घर की ना खाओ, वैसे ही अच्छा नहीं लगता। वो सोचेंगी कि तुम्हारे ससुराल में कोई सब्जी नहीं बनती, तुम्हारे भाभी भैया भी क्या सोचेंगे? मम्मी जी, उन्हें पता है मेरे ससुराल में हर समय तोरी घिया की सब्जी बनती है, इस वजह से वो कुछ नहीं कहते। अब मैं अकेले के लिए यहाँ पर तो कोई सब्जी बनाऊंगी नहीं, और वैसे भी मुझे ज्यादा सब्जियां बनानी नहीं आती हैं। आपसे कहूँ कि कुछ अलग बना लो तो आप कहती हो कि आप लोग तोरी घिया के अलावा कुछ खाते ही नहीं हो। अब मम्मी के घर तो तरह तरह की चीजें बनती रहती हैं, तो उनसे मैं मंगवा भी लेती हूँ, तो उसमें हर्जी क्या है? वो मेरा अपना मायका है, मेरा अपना घर है। अच्छा, मेरी ग्रेवी चाप ठंडी हो रही है, मैं खाना खा रही हूँ। कोई बात नहीं सुमित्रा, बहू को जो ठीक लगता है करने दो, और अगर वो कुछ अलग बनाना चाहती है तो उसे मना भी मत करो। हम अपने लिए तोरी घिया, टिंडे, पेठा वगैरह बना लेंगे और बहू को जो मन है वो बनाकर खा लेगी। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे मम्मी, मैं भी अब ये तोरी घिया खा खाकर बोर हो गया हूँ। वैशाली, तुम अब कुछ डिफरेंट बनाया करो खाने का। मुझे सब्जियां बनानी नहीं आती हैं, मम्मी को बोलो अपनी तोरी घिया के साथ साथ दूसरी सब्जियां भी बना दिया करे। वैशाली की सास ने बोल तो दिया कि वो तोरी घिया के साथ साथ दूसरी सब्जियां भी बना दिया करेंगी, पर अचानक वैशाली की सास की तबीयत खराब हो गई। इस वजह से वो बड़ी मुश्किल से बस तोरी घिया ही बना पा रही थी, और वैशाली ने कोशिश ही नहीं की कि वो अपने लिए कुछ और बना ले। उसे तो बस फोन घुमाना होता था और मम्मी के घर से सब्जी मंगवानी होती थी। अगले दिन वैशाली की सास की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से वो खाना बना ही नहीं पा रही थी। वैशाली, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट के लिए बोला है। तुम थोड़ा बहुत कोशिश करके मम्मी पापा दोनों के लिए दोपहर में तोरी की सब्जी बना देना। ये तोरी वगैरह ना मुझसे नहीं बनती, मैं मम्मी को फोन कर रही हूँ, वो बनाकर भेज देंगी। वैशाली बहू, तुम्हारी सासू माँ तुम्हें कमरे में बुला रही है। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ। वैशाली कमरे में जाती है। उसकी सास की तबीयत सच में ठीक नहीं थी। वैशाली बहू, एक काम करो, तुम सब्जियां रहने दो, तुम्हारे ससुर जी और मैं दूध में ब्रेड डालकर खा लेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम खाना नहीं बना पाती, इसलिए मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत हो, हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, तुम अपने लिए और विनोद के लिए देख लो क्या बनाना है, या फिर बाजार से कुछ मंगवा लो। उसकी आप टेंशन मत लो, मैं मम्मी को भी फोन मिला देती हूँ, वो कुछ दिन तक खाना भिजवा देंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। वैशाली अपनी सास के कमरे से बाहर आकर अपनी मम्मी के मोबाइल पर फोन मिलाती है, पर इस बार उसकी मम्मी का मोबाइल फोन उसकी भाभी नीलू उठाती है। भाभी, मम्मी कहाँ है?
आपने फोन उठाया। वैसे अच्छा हुआ आपने फोन उठाया। वो आप तो जानते ही हो मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है और रसोई का सारा काम वही करती है। उनके तोरी घिया की तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो बोल रही है कि उनको दूध ब्रेड दे दूं तो वो खा लेंगी और पापा भी। पर मेरे और विनोद के लिए अगर आप खाना भिजवा दो। विनोद आपके हाथ की सब्जी की बहुत तारीफ करते हैं। उन्हें तो अब आदत सी हो गई है आपके हाथ की सब्जी की। देखो वैशाली, अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम्हें अपना परिवार खुद संभालना चाहिए। अब तुम्हारे ससुराल में तोरी घिया वगैरह वगैरह जो कुछ भी बनता है उसमें हम क्या करें? तुम हमें क्यों परेशान करती हो? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे लिए सब्जी बनाकर फिर तुम्हें देकर भी आए। हमारी भी अपनी फैमिली है। तुम्हारे भैया इस बात के लिए बोलते नहीं है, पर कहीं ना कहीं उन्हें भी तो तकलीफ होती है। हर समय उन्हें भेजती रहती हूँ तुम्हारे घर सब्जी देने के लिए। थोड़ी तो समझदार बनो वैशाली। अब तुम शादीशुदा हो, इस तरह से बच्चों से हरकत मत किया करो। हम भी तो तोरी घिया खाते हैं, हम तो नखरे नहीं करते। मैं बार बार सब्जी नहीं भेज सकती। 4 लोग हैं हम परिवार के, हमें ही सब्जी थोड़ी पड़ जाती है। नीलू लगातार वैशाली को ताने सुना रही थी और वैशाली की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वैशाली थोड़ी देर के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तभी उसकी सास फिर से आवाज लगाती है। फोन कट जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही वैशाली की मम्मी के फोन बजने शुरू हो जाते हैं, पर वैशाली फोन नहीं उठाती। वैशाली अपनी सास की बात को नहीं सुन रही थी। वो चुपचाप रसोई में गई। उसने घिया उठाया और उसे काटने लगी। उसने अपना मोबाइल फोन खोला और घिया से बनने वाली तरह तरह की रेसिपी की वीडियो देखने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि घिया से हम खाली सब्जी के अलावा और भी बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे घिया के कोफ्ते, घिया का हलवा, घिया का भरता। कुछ देर बाद वैशाली ने पहली बार हिम्मत करके अपने और विनोद के लिए घिया के पकौड़े बनाए और अपने सास ससुर के लिए घिया की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई। जोश जोश में वीडियोस देखकर वैशाली ने उस दिन पहली बार बहुत ही टेस्टी घिया की ही 2-3 चीजें बना ली। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया वैशाली? तुमने तो अनुभवी कुक की तरह इतना बढ़िया खाना बना लिया, वो भी घिया का। ऐसा क्या हुआ तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है, पर खाना भी बहुत टेस्टी बना है। बात कुछ मिक्स नहीं हो रही। विनोद, तुम्हें आम खाने से मतलब है या फिर गुठलियां गिरने से? तुम्हें यही था ना कि मैं खाना बनाऊं। अब तुम टेंशन मत लो। आज के बाद इस घर में तोरी घिया बनेगा, पर अलग अलग तरह से। अब मैं खुद खाना बनाऊंगी, किसी से कुछ मांगूंगी नहीं। कोई समझे या ना समझे, वैशाली की सास उसकी इस बात को समझ गई थी कि वैशाली की भाभी ने उसे जरूर कुछ ऐसा कहा है जिससे उसके मन को बहुत ठेस पहुंची है। वैशाली की मम्मी मिलने आती हैं। उन्हें बुरा लगा था कि नीलू ने उनकी बेटी से इतना कुछ कह दिया। वैशाली, तू क्यों अपनी भाभी की बात का बुरा मान रही है? मम्मी, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। कहीं ना कहीं उनकी बातों ने मुझे सही राह दिखा दी और मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, मैंने आज घिया का हलवा बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। बहन जी, वैशाली बहुत समझदार है। मुझे गर्व है कि ये मेरे घर की बहू है। बिल्कुल सही, मुझे भी गर्व है कि वैशाली मेरी बेटी है। घिया का हलवा बहुत टेस्टी बना है। अपनी सास और अपनी मम्मी की बातें सुनकर वैशाली के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। मदन एक गरीब किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती करके गुजारा करता था। इस बार उसे पूरा यकीन था कि वो अपनी खेती से अच्छे पैसे जोड़ लेगा, पर गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, इसलिए उसकी फसल खराब हो गई। जमींदार साहब, ये आपके कर्जे के सारे पैसे, आप गिन लो। अरे ठीक ही होंगे, और अगर कम भी हुए तो शहर आ जाऊंगा तेरे से सारे पैसे लेने के लिए। सूखे के कारण मदन को फसल में घाटा हुआ था। इस कारण उसे अपना घर और जमीन बेचकर जमींदार से उठाया कर्ज चुकाना पड़ा। अब उसके पास यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ शहर जाने की तैयारी करने लगा। कमला, सारा सामान बांध ले। अब हमारे पास यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं है। शहर में कारखाने में नौकरी मिल जाएगी, ज्यादा नहीं तो कुछ तो महीनों के पैसे आ ही जाएंगे। सामान क्या ही है, सब तो बिक गया। बस थोड़े बहुत पहनने के कपड़े हैं, वो मैंने इस थैले में भर लिए हैं। सुमन, राजू, तुम दोनों भी इस थैले में अपने कपड़े डाल लो। बापू, इस घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। अभी ये घर जमींदार साहब के नाम हो जाएगा। अब इस घर में वही रहेंगे ना बापू? दीदी, वो बोल रहे थे वो इस घर को तोड़वा कर यहाँ नई फैक्ट्री लगाएंगे। हमारा पूरा घर टूट जाएगा। चलो बच्चों, देर हो रही है, बस छूट जाएगी। मदन परिवार को लेकर शहर की बस में बैठ गया। सबकी आंखों में आंसू थे। मदन अपने दोस्त रतन के घर पहुंचा। रतन ने उसे काम भी दिलवा दिया, पर चिंता के कारण मदन की तबीयत अचानक खराब हो गई। मदन को रतन के घर रहते कुछ दिन हो गए थे।
अब रतन की पत्नी उसे सुनाने लगी। देखो, मैंने तुम्हें कहा था 1 या 2 दिन से ज्यादा ये लोग यहाँ नहीं रुकने चाहिए, पर इन्हें यहाँ रुके पूरे 6 दिन हो गए हैं। ये तो तुम्हारे साथ काम करने के लिए आया था और इसने आते ही खटिया पकड़ ली। अब हमने थोड़ी ठेका लिया हुआ है जो इसका इलाज करवाएंगे। इसे बोलो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ से जाए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब मालती धीरे बोलो, मदन की पत्नी रसोई में ही है, वो हमारी बातें सुन लेगी। अरे सुनती है तो सुन ले, मैं नहीं डरती। मदन की पत्नी सब कुछ सुन चुकी थी। वो रतन के पास गई और बोली, भैया बस 1-2 दिन और मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है इनकी यहाँ आते से ही तबीयत खराब हो गई। इन्होंने चिंता को दिल से लगा लिया। डॉक्टर ने आपके सामने ही कहा कि इनका दिल कमजोर है, चिंता से इन्हें कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि इन्हें कोई चिंता घेरे। मैं आज ही किसी काम की तलाश में चली जाऊंगी। जैसे ही मुझे काम मिलेगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बस 1-2 दिन भाभी और हमें यहाँ रुकने दो। रतन की पत्नी उस समय चुप हो गई, पर अब चिंता का कारण था कमला को काम ढूंढना, क्योंकि रतन भी इससे ज्यादा मदद और नहीं कर सकता था। कमला को जल्द से जल्द काम ढूंढकर यहाँ से जाना था। सुमन, राजू, तुम दोनों अपने बापू का ख्याल रखना। और सुमन बिटिया, अगर मालती चाची किसी काम को करने के लिए कहे तो तू कर देना। मैं शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है माँ, चाची मुझे कपड़े धोने के लिए बुला रही थी, मैं वहीं जा रही हूँ। राजू, तू बापू के पास बैठ जा। कमला काम की तलाश में निकल जाती है। चलते चलते वो काफी दूर बाजार में निकल आई। उसे रास्तों का इतना पता नहीं था। कमला काफी थक गई थी। वो सड़क के किनारे बैठ गई। कमला को प्यास भी लगी थी, पर आसपास कोई नल नहीं था। तभी उसकी नजर एक होटल पर गई। थोड़ी हिम्मत करके वो उस होटल के पास गई। भैया, थोड़ा पानी पीने को मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। श्याम, इन्हें एक गिलास में पानी दे दे। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अब भैया, मैं इस शहर में नई हूँ, काम की तलाश में निकली हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम मिल सकता है? बहन, यहाँ तो सारे लड़के ही काम करते हैं। खाना बनाने का काम इन्हीं की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ कोई महिला काम नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। भैया, वो शांति दीदी ने जो ठेला लगाया है वो कुछ दिनों से बीमार हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि कोई रोटी बनाने वाली हो तो मैं उन्हें बता दूं। अगर वो वहाँ लग जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तू इन्हें उनसे मिलवा दे। जाओ बहन, इसके साथ चली जाओ, ये तुम्हें शांति से मिलवा देगा। बड़ी भली है शांति स्वभाव की, वो तुम्हें काम पर रख लेगी। ठीक है भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी। होटल का नौकर कमला को शांति के पास ले जाता है। देखो बहन, ठेला तो बहुत मन से खोला था मैंने, पर क्या करूं, तबीयत खराब के कारण बहुत समय से काम बंद पड़ा है। कर्ज वाले कर्जा मांग रहे हैं, पर मैं पूरा दिन ठेला नहीं लगा सकती। तुम कुछ अच्छा बनाना जानती हो तो तुम वो ठेले पर बेचना शुरू कर दो। जितनी कमाई होगी उसमें से थोड़ा हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगी। अगर आप कहो तो मैं बैंगन का भरता और तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बना सकती हूँ। गांव में मेरे हाथ के बैंगन के भरते की सब बहुत तारीफ करते थे। यहाँ भी सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये बात तो तुमने अच्छी कही। बैंगन का भरता, साथ में तंदूरी रोटी और रायता, सब कुछ लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। एक काम करो, तुम कल से यही शुरू कर दो। ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुसीबत की घड़ी में आपने मेरी इतनी मदद की। बस अब तुम्हें मेहनत करनी है। खूब मेहनत से काम करो ताकि हमारी अच्छी कमाई हो सके। कमला शांति से बात करके घर आ जाती है। अगले कुछ दिनों तक वो रोजाना ही सुबह शांति के पास चली जाती और वहाँ पर खूब मेहनत से बैंगन का भरता और तंदूरी रोटी बनाती, साथ में बूंदी का रायता। सब लोगों को इन तीनों चीजों का स्वाद बहुत पसंद आ रहा था। धीरे धीरे शांति के ठेले पर ग्राहक आने लगे। ये देखकर शांति बहुत खुश थी। उसे पता था कि कमला अगर है तो उसकी कमाई है, क्योंकि उसके हाथों में वो स्वाद नहीं था जो कमला के हाथों में था। कुछ दिनों बाद कमला ने एक कमरा किराए पर ले लिया। रतन भैया, आपने हमारा बहुत साथ दिया। मुझे किराए का कमरा मिल गया है, इसलिए अब हम वहीं रहेंगे। मदन का ख्याल रखना भाभी, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिया करना है। रतन, तूने इतने दिन साथ निभाया, क्या ये कम है? चिंता मत कर, ठीक होते ही तुझसे मिलूंगा। मदन और रतन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कमला किराए का घर लेने के बाद फिर से बच्चों को एक स्कूल में डाल देती है ताकि बच्चों की आगे की पढ़ाई हो सके। कुछ दिनों में मदन की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। तुम पूरा दिन ठेले पर मेहनत करती हो। रतन बता रहा था एक कारखाने में नौकर की जरूरत है, महीने के 8,000 रुपए मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं भी वहाँ काम करने लग जाऊँ।
हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो अपने बच्चों को वो खुशी दे सकेंगे जिसके लिए वो आज तक तरसते रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, हम दोनों खूब मेहनत करेंगे। तुम्हें पता है बैंगन का भरता, तंदूरी रोटी की स्पेशल थाली कितनी मशहूर हो गई है। शांति दीदी का मन है कि अब हम एक होटल खोल लें। बहुत सपना देख रही है वो भी। बस ईश्वर करे हमारा ये सपना जल्दी पूरा हो जाए। तभी शांति भी आ जाती है। समझो तुमने ईश्वर से मांगा और सपना पूरा हो गया। अभी अभी होटल के लिए बात करके आ रही हूँ। 15,000 रुपए किराए का होटल मिला है। अब हम दोनों को खूब मेहनत करनी है। अरे भाई, अब होटल में काम करने जा रहे हैं तो मुंह मीठा तो करा। ये लो दीदी, मेरे हाथों से ये गुड़ खाओ। कमला शांति के गले लग जाती है। शांति भी सचमुच बहुत अच्छे स्वभाव की थी। कमला के हाथ के बने बैंगन के भरते को खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। गरीब की मेहनत रंग लाई। मदन और कमला अब दोनों मिलकर अपने घर के लिए खूब मेहनत से काम करते ताकि वो अपने बच्चों को वो सारी खुशियां दे सके जिसका वो कभी